कैसे आप सभी। चलिए, साइंस का फैकल्टी हूँ मैं, देवसेन नाम है मेरा। और आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। शिक्षक और सहायक शिक्षक में क्या इसका वेटेज है उस पर डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे पूछ सकते हो। वॉइस क्लियर है लाइव स्टूडेंट्स? सभी लोग सिलेबस देखे होंगे। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक का सिलेबस जो है सेम है, और सिलेबस सेम है लेकिन नंबर का फर्क है। वहां पर आप लोगों का जो शिक्षक वाला जो सेक्शन है उसमें मैथ्स और साइंस टोटल कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का है। और आपका जो सहायक शिक्षक है उसमें सामान्य विज्ञान बस दिया है, 2-3 क्वेश्चन जो है उसमें पूछेगा, और ज़्यादा उसमें वेटेज नहीं है। लेकिन सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है, सहायक शिक्षक में सामान्य विज्ञान लिखा है। तो ऑलमोस्ट जो आप लोग टीचर भर्ती में जो साइंस पढ़ने वाले हो वही सभी टॉपिक उसमें भी है, बस केवल और केवल फर्क है तो नंबर का फर्क है। इसमें ज्यादा नंबर का है और उसमें कम नंबर का। अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें इसको तो 15 क्वेश्चन साइंस का और 15 क्वेश्चन आप लोग मैथ्स का इसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो औसतन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का रेशियो है वो हो सकता है आप लोगों का 55 क्वेश्चन का। तो सिलेबस तो आप सभी लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, और उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा पहला क्लास है तो इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। आप लोग सभी लोग बस बैठ के ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। साइंस या विज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग 3 विषयों पर पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप लोग साइंस या विज्ञान शब्द को क्या समझते हो? मतलब साइंस या विज्ञान शब्द में हम पहले नीड को समझते हैं। अगर आप टीचर भर्ती के स्टूडेंट हो तो एक्चुअल में इसका नीड क्या है, इसका सिलेबस को ऐसा बनाया क्यों गया है, एक्चुअल में विज्ञान क्या है। आप लोग सिलेबस को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, वहां पर जो केमिस्ट्री है, और वहां पर जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, तो पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान में अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो उसके बगल में कोष्ठक में लिखा हुआ है सामान्य जानकारी, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आप लोग देखिएगा। अगर आपको सामान्य जानकारी पढ़ना है तो उन्होंने बता दिया है कि सामान्य जानकारी पढ़ना है, अदरवाइज आपके टॉपिक डायरेक्टली लिखे हुए हैं, तो आपको उस पर अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं आज पहले तो विषय के बारे में जानकारी दूंगा, फिर जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले। अच्छा, एक चीज बताओ, साइंस का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइंस या विज्ञान का मतलब क्या होता है? यही से शुरू करेंगे एक एक करके। बस मैं रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों का कुछ चीजों का। साइंस वाले कितने स्टूडेंट हो यहाँ पर? अच्छा, चलो ठीक। चलो, साइंस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड साइंस? साइंटिफिक नॉलेज। और साइंटिफिक नॉलेज शब्द ठीक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यहां पर ध्यान रखना, 2 शब्द मैं जोड़ रहा हूं। प्रैक्टिकल, पहला तो शब्द हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल, और दूसरा शब्द हो जाएगा यूनिवर्सल। इसको बोलते हैं हम लोग प्रयोग, और इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे सार्वभौमिक। देखिए भाई, साइंस को समझना है तो पहले साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझिए, फिर हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पर। जो ज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्रमाणित होगा, और जो ज्ञान सार्वभौमिक रूप से सभी जगहों पर समान रूप से लागू होता है, ऐसे ज्ञान को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। एग्जाम्पल, जैसे कि ये मार्कर आप लोग देख रहे हो, ये मार्कर को मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे गिरेगा। कौन से बल के प्रभाव से गिर रहा है ये? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व बल। देखिए, 2 प्रकार के बल होते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे।
एक होता है गुरुत्व बल और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व बल क्या होता है? वो बल है जो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर खींचती है। समझ रहे हो? ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण क्या है? दो पिंडों पर लगने वाला परस्पर बल होता है। तो गुरुत्व बल के कारण हमारा मार्कर नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये मार्कर अगर मैं रायपुर में जाकर ऐसे छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? ये नीचे ही गिरेगा ना। मैं अमेरिका में चले जाऊं या हिमालय की चोटी में भी मैं बैठ जाऊं और वहां से ऐसे छोड़ूं तो अब भी ये नीचे गिरेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्व के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारे थ्योरी सारे को प्रैक्टिकल के द्वारा, थ्योरेटिकल के द्वारा सिद्ध करके हमने रखा हुआ है, प्रमाणित है वो। और ये जो ज्ञान है ये यूनिवर्सल है, दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ सभी जगह ये समान रूप से काम करता है। तो ऐसा जितना भी नॉलेज है जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है और सभी जगह समान रूप से काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। ये तो रही फिजिक्स की बात। क्या हमारा ये चीज केमिस्ट्री पे लागू होता है? क्या ये बायो पे लागू होता है? हाँ भाई बिल्कुल। एक एग्जांपल अगर मैं बायो का दूं, जैसे कि जो मेडिसिन आपके बॉडी में काम करता है वही मेडिसिन आपके यूरोप के किसी व्यक्ति के बॉडी में भी काम करेगा। काम करने की प्रकृति मौसम के अकॉर्डिंग और बॉडी टाइप के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सेम काम करेगा वो। आप जो पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहे हो वो लोग भी वही पानी पी रहे होंगे कि उसके लिए दूसरा पानी आता है। मतलब आप समझ जाइए, जो भी चीजें समान रूप से उपयोगी है, जो प्रैक्टिकल द्वारा प्रूव किया जा चुका है, वही सब क्या है? विज्ञान है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे कि हम सिंपल सा ले लेते हैं, H2O ही ले लेते हैं। H2O, H2O का रासायनिक नाम क्या है? H2O का रासायनिक नाम पूछ रहा हूं। नहीं, आप लोग साइंस वाले हाथ उठाए थे बहुत सारे लोग। अब मैथ्स वाले रहो, बायो वाले रहो, सब लोगों ने तो पढ़ा होगा। नहीं नहीं, एक बार भी नहीं बोलेंगे। एकदम सरल से है, स्कूल लेवल का है। खैर याद नहीं आ रहा होगा। देखो, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वैसे ही इसको डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। समझ रहे हो? तो H2O का जो रासायनिक नाम है वो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है। मेरा उद्देश्य ये था बताना इसके एग्जाम्पल। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर पानी है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा नहीं है अमेरिका में H2O का फॉर्मूला कुछ और है और हमारे यहाँ कुछ और है। ब्रह्मांड में ये कहीं भी मिलेगा। ये अगर पानी है तो उसमें H2O ही होगा, H2O ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये H2O2 हो गया तो ये बदल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड जानते हो ना, जो कान वगैरह में डालते हैं, नाक कान डॉक्टर के पास में जो रहता है, ये H2O2 हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गया होगा विज्ञान मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को इसको डरा दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा या समझ नहीं आने वाला सब्जेक्ट होता है। काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है एक्चुअल में? बस एक एक शब्द में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मापन, राशियां, ये सब हमारे टॉपिक है। मैं फिजिक्स शब्द का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि मैं लिखता हूं फिजिक्स के लिए स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन है। ध्यान से समझना। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हो? आप हो, और बाकी सब हिंदी वाले हो? ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं साथ साथ, देखिए समझना। द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कैसे है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर या द्रव्य? पहला क्लास है, आराम से समझो, सब्जेक्ट को समझते हैं पहले। द्रव्य के लिए हमारे पास इंग्लिश में शब्द है मैटर, और इसका डेफिनेशन क्या होता है भाई कोई भी द्रव्य का? तो द्रव्य का डेफिनेशन होता है कोई भी पदार्थ जिसका भार हो, वेट, और जो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं
द्रव्य। यहां पर मैं लिख देता हूं दो शब्द, वेट, इसको हम लोग बोलेंगे भार या वजन भी बोल सकते हो, और दूसरा शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पेस। स्पेस या इसको बोलते हैं स्थान या जगह। हर वह पदार्थ या ऑब्जेक्ट जिसमें वेट होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य। अब आप लोग सोचोगे ये मार्कर द्रव्य है कि नहीं है? वो लाइन देखो, ये द्रव्य है, बिल्कुल द्रव्य है। मार्कर जगह भी घेरता है और इसका अपना भार भी है। हवा द्रव्य है कि नहीं है? हवा द्रव्य है। आपके आसपास आप जो भी चीजें देख रहे हो जिसका भार है और जो जगह घेर रहा है, सब द्रव्य। अब आप सोचिए इसमें और क्या रख सकते हैं। रिज्वाइन कीजिए मंजू। अगर नेटवर्क इशू आएगा तो आप लोग रिज्वाइन करके एक बार फिर से आ जाइएगा वापस। थोड़ा सा बफरिंग होता है तो रिज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। अब देखिएगा भाई, हम लोगों ने कहा भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन है। तो द्रव्य में मैंने बताया वेट और स्पेस के बारे में। तो आपका जैसे ये पंखा, मोटर में पढ़ूंगा, पंखा, पंखा का जो मोटर है एक प्रकार का क्या है? मैटर है। मैं कोई भी पत्थर पिंड के बारे में पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट के बारे में, वो क्या है? मैटर है। तो जितना भी फिजिक्स का टॉपिक है जो सॉलिड चीजों को बता रहा है, जिसका जगह घेरने का प्रॉपर्टीज है, वो सब इसमें आएगा। दूसरा मैंने बताया ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी का मतलब होता है जैसे ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग फिजिक्स में जितने भी टॉपिक पढ़ते हो एनर्जी से संबंधित, लाइक ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के एकमात्र प्राइमरी सोर्स है। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी अभी अभी मैंने बताया। अभी मैं गुरुत्वाकर्षण का एग्जांपल दे रहा था, वो भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है। मैग्नेट एक प्रकार की ऊर्जा, मैग्नेटिज्म। तो आपका पूरा फिजिक्स का टॉपिक ये दोनों सब्जेक्ट, दोनों शब्द में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप लोग मैथ्स वाले हो तो आप बता सकते हो, जो भी टॉपिक का नाम लोगे या तो वो द्रव्य से संबंधित होगा या तो फिर वो ऊर्जा से संबंधित होगा। तो ये हमारा फिजिक्स का निचोड़। और जब आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तब क्या पढ़ना है ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो सब आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा भाई, तो एक एक करके टॉपिक वाइज आपको क्लास में समझाया जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं अगर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, तो जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री के लिए हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं तत्वों का अध्ययन है। तत्वों का अध्ययन। अब आप लोग मुझे बताइए ये तत्वों का अध्ययन कैसे है? आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। आपका जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, उसका 3 क्राइटेरिया होगा। क्वेश्चन पूछने का 3 क्राइटेरिया होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले एक शब्द है कंपोजिशन। कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं संगठन। या तो आपका क्वेश्चन किसी संगठन को पूछ रहा होगा, किसी भी कंपाउंड के, कोई भी यौगिक के, या वो किसी रिएक्शन के बारे में होगा। रिएक्शन या इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया, या होगा वो किसी यूटिलाइजेशन से संबंधित, इसको हम लोग बोलते हैं उपयोग। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो तत्वों के संगठन, अभिक्रिया या उपयोग को वो पूछ रहा होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में रसायन आपके सिलेबस में शामिल है। अब चूंकि मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा तो साइंस वाले को ही समझ आएगा, बाकी को नहीं आएगा, तो मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं, तो सुबह सो के उठते हैं तो केमिस्ट्री कहां से शुरू हो जाता है हमारे लाइफ में? कहां से शुरू हो जाता है? जैसे ही आप ब्रश करोगे, आपका जो टूथब्रश होगा या तो प्लास्टिक का होगा या रबर या दोनों का मिश्रण हो सकता है।
तो आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के प्रकार कितने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन से हैं, बेकेलाइट क्या होता है, मेलामाइन क्या है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आप ब्रश कर लिए, अब किचन में चले जाइए तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण दिया हुआ है। तो अम्ल में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा अम्ल सर्वाधिक खट्टा है, कौन सा कम है, हायरार्की बताइए, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ देता है, पूछता है कि नहीं पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है, घटते से बढ़ते में जमाइए, बढ़ते से घटते में जमाइए, उसका उपयोग पूछ देता है। जैसे 2 बार व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार, कार के बैटरी में प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, H2SO4। दूसरा क्वेश्चन इसी को रिपीट किया है, औद्योगिक रूप से सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, फिर से एसिटिक एसिड। तो आपको अम्लों के यूजेस, सोर्सेस, सारा चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, केमिस्ट्री। अब आप लोग बताइए बायोलॉजी या जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, ये आप लोग बताओगे, बायोलॉजी या जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री जो है तत्वों का अध्ययन है, वैसे ही बायोलॉजी भी होगा, बिल्कुल। यहां पर लिखेंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप बोल सकते हो शॉर्ट में जीवन का अध्ययन है, जीवन का अध्ययन, या आम भाषा में हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। समझ रहे हो, लाइफ, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं जीवन। मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग जीवन के बारे में अगर बात करें तो जीवन किसी जीव में है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, जैसे किसी जीव में जीवन है, उसके क्या लक्षण होंगे अपने बताइए आप लोग। रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग श्वसन। मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग जितना जानते हो बताओ। रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रजनन। और क्या हो सकता है, जेनेटिक तो होगा, मतलब कोई ना कोई तो उसका आधार होगा। प्लांट और एनिमल में दोनों में जीवन है, दोनों जिंदा है, दोनों में कॉमन लक्षण क्या है जो बताए कि इसमें जीवन है। भोजन करेगा, वृद्धि विकास होगा, ठीक है, गुड। यहां पर मैं लिखता हूं डाइजेशन, पाचन लिखेंगे। आप बोले वृद्धि और विकास, यहां पर लिखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी में लिखेंगे वृद्धि एवं विकास। और बताइए, बताते चलो आप लोग, और क्या लक्षण होता है जीवन का। एक मैंने लिखा है रेस्पिरेशन, एक है रिप्रोडक्शन, एक है डाइजेशन, एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके लक्षण क्या है, आप लोग भी तो जिंदा हो ना, आप बताइए आपके लक्षण क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर्कुलेशन, परिसंचरण, सर्कुलेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं परिसंचरण। और बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग जितना बता रहे हो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र होगा। बाकी लोग भी सोचिए, दिमाग लगाओ। हम लोग जो टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं वही आ जाएगा एग्जाम में, ये जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है अरुण, मंजू, करेक्ट। उत्सर्जन इसी में आएगा, एक्सक्रीटरी में। और कुछ छूट रहा है क्या, और कुछ लिख सकते हैं इसमें। यहां पर आप लोग लिख सकते हो गति एवं प्रचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसको बोलते हैं हम लोग गति एवं प्रचलन। और कुछ होगा तो आप लोग बताइए, सब लोग इतने सारे लोग हो, आप लोग सोच के बताओ और क्या लिख सकते हैं इसमें।
ध्यान रखना, टीचर आप बनोगे ना तो आपको बच्चों में और खुद में डेवलप करना है थिंकिंग प्रोसेस। फैक्ट तो सब लोग रट लेंगे, बच्चे अगर याद करने में अच्छे हैं तो वो आपसे ज्यादा फैक्ट रट लेंगे। आप किस में आगे रहोगे? आपको ना थोड़ा सा 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर रखो, थिंकिंग प्रोसेस टू द पॉइंट रखिए। और बताइए क्या हो सकता है इसमें, और कुछ लिख सकते हैं? हाँ, नर्वस सिस्टम प्लांट में नहीं होता है, प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, समझ रहे हो? दूसरा चीज, लाइफ साइकिल लिख रहा हूं मैं, लास्ट, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं। चलो, लाइफ साइकिल, इसको बोलेंगे जीवन चक्र। अब यहां से पहला नंबर पर मैं जो लिखा हूं रेस्पिरेशन, यहां से समझते हैं। सब लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। रेस्पिरेशन, और इसको समझाने से पहले एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ये इसको बोलते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। चलो, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं इसमें? अंतर, एक सामान्य अंतर क्या हो सकता है? किसको ब्रीदिंग बोलेंगे और किसको रेस्पिरेशन बोलेंगे? मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। देखो, जब हम लोग लंग्स में हवा को खींचते हैं, इनहेल और एक्सहेल, हवा को खींचना और छोड़ना, फेफड़ों में हवा को खींचना और छोड़ना, ये क्या है? ब्रीदिंग है। 1 मिनट में रेस्ट के स्टेट में 16 से 17 बार करते हैं, 16 से 17 बार। समझते रहना ना, मतलब हवा को खींचे और छोड़ दिए, मशीन जैसा काम कर रहे हैं। चाहे हम जागे, सोए रहे, बैठे रहे, कुछ भी करें, हमारा लंग्स क्या कर रहा है? हवा को खींच रहा है, छोड़ रहा है। ये है ब्रीदिंग, और ये मशीन जैसा काम कर रहा है, इसलिए ये है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस है भाई, यांत्रिक प्रक्रिया। चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे श्वसन और श्वासोच्छ्वास कैसी प्रक्रिया है, तो श्वासोच्छ्वास एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो मशीन जैसा काम कर रहा है हमारे बॉडी में। तो आप बताइए रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन क्या होगा? तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन आप लोग खींच रहे हो ना अपने लंग्स में, ये जाएगा हमारे सिंगल कोशिका के अंदर, सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका। अब कई लोगों को सेल या कोशिका क्या है ये नहीं पता, तो मेरा पहला जो अध्याय होगा, अगर मैं बायोलॉजी से शुरू कर रहा हूं तो पहला अध्याय ही कोशिका होगा, और वहां पर बताऊंगा मैं डिटेल में। अभी शॉर्ट में समझो, जिससे हम बने हैं वही है कोशिका। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई, जैसे घर बनाते हैं तो एक एक ईंट को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, वैसे हमारा शरीर भी सूक्ष्म चीजों से मिलकर बना है, और उसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा, और कोशिका में हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है। जो खाना खाते हैं भाई हम लोग, वो तुरंत खाना ही ऊर्जा नहीं देता, खाना को ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज के अणु को और तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज के अणु को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये टूटेगा तो बनेगा ATP। इसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर बनेगा जल H2O, यहां बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग पढ़ते हो स्कूल से, हम लोग सांस खींचते हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, कभी सोचे हो? जब भोजन को, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तब वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही जो ऊर्जा है, यही हमारे शरीर का ऊर्जा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर कर देंगे अपने बॉडी से। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। केमिकल प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रोसेस, और ये किसके अंदर हो रहा है? जीव के अंदर हो रहा है, इसलिए ये है जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल प्रोसेस के हम लोग नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बायोकेमिकल प्रोसेस, या इसको हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो मुझे और पूछ सकते हो, और समझ आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे।
चलिए भाई, समझ आया ना। अब आपको मैं मनुष्य के श्वसन तंत्र जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे ये वर्क करता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लाइफ क्या है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइफ या जीवन किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बताया पहला, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी वो जीवित है। बहुत अच्छी बात। पेड़ पौधों में भी गैसियस एक्सचेंज होता है और उसमें होता है रंध्र के माध्यम से। हमारे अंदर में होता है नाक के माध्यम से। हमारे पास श्वसन तंत्र का पूरा व्यवस्थित सिस्टम मौजूद है। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी पार्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। प्लांट में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, तो प्लांट हम पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। अगला हमारा जो वर्ड आप लोगों ने बताया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ऑफ सेम ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। इसमें जो जीव होता है वो सेम संतान को जन्म देता है, ऑफस्प्रिंग्स। अगर कोई इंसान है तो वो अपने जैसे ही दिखने वाले संतान को जन्म देगा। अगर वो घोड़ा है, गाय है, बकरी है, तो वो अपने जैसे दिखने वाले जीव को जन्म देंगे। आम का बीज आप लगाओगे तो आम का पौधा तैयार होगा, बबूल लगाओगे तो बबूल का पौधा तैयार होगा। तो रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट में एकदम कॉमन है। आप सेम संतान की उत्पत्ति इसमें देखते हो। वही अगर हम बात करें डाइजेशन या पाचन के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि पादप या प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जैसे वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं तो उनका नाक नहीं है, वैसे वो पाचन प्रक्रिया करते हैं तो उनका पेट नहीं है। लेकिन कोई तो ऑर्गन होगा जो उस काम को करता होगा। अगर वो भोजन बना रहे हैं तो वो भोजन को यूज भी कर रहे होंगे। तो हम लोग पाचन की प्रक्रिया को दोनों जीवों में समझते हैं। ये प्लांट में भी हो रहा है और हमारे एनिमल के अंदर में भी हो रहा है। अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल यही रहेगा क्लास का टाइम मंजू, अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो आप लोग देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे। जब हम लोग जन्म लेकर आते हैं इस संसार में तो हमारा आकार छोटा होता है। कोई भी जीव जब पैदा होता है तो बेहद छोटे होते हैं। कंगारू देखिए हो ना, कंगारू जानते हो आप लोग? कंगारू जब जन्म लेकर आता है ना, माँ के पेट से थैली में उनका क्या होता है? जन्म होता है। चावल का जो दाना होता है ना, चावल का दाना उससे भी छोटा रहता है। और चावल के दाना जितना ही समझो उससे भी छोटा रहता है एक्चुअल में। अब वो धीरे 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 ग्रोथ कर करके इतना बड़ा हो जाता है कि माँ की थैली से झांकता है, झाँव झाँव करके। समझ रहे हो? इंसान का बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है स्टार्टिंग फेज में जब, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो ये इतना छोटा होता है कि दिखेगा भी नहीं, है माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। जैसे जैसे ग्रोथ करेगा माँ के गर्भाशय में, यूट्रस में, ये आपको अब मेजर हो सकता है। अब बच्चा जब जन्म लेकर आता है 2-2.5 किलो का रहता है, फिर बड़ा होता है, धीरे 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 बड़ा हो गया भाई, तो ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट कैसे होगा? अंगों का डेवलपमेंट होगा। पहले जब वो जन्म लेकर आएगा, बच्चे जब जन्म लेकर आते हैं तो कितना हड्डी होता है? 302 एडल्ट, 206 एडल्ट में होगा। 302 या 306 बच्चों में होता है। ध्यान रखना, 300 प्लस बोलते हैं। जन्म के समय होता है 270 हड्डी। अगर क्वेश्चन कैटेगराइज में पूछे कैटेगरी वाइज, ड्यूरिंग बर्थ कितने बोन प्रेजेंट है, तो आप 270 लोगे। अगर वो केवल बर्थ वर्थ नहीं पूछे, केवल बच्चा पूछा है, 300 प्लस लोगे। अगर वो एडल्ट पूछा है तो 206 लोगे। तो कैसे पूछता है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर जब टॉपिक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेशन। अब आप लोग बताइए हमारे बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारे बॉडी में रक्त दौड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट में क्या सर्कुलेट होता है? पानी, वाटर। हमारे बॉडी में ये जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इसका क्या काम है? क्या काम है? वो चाहे तो एक जगह भरा रह सकता है। सर्कुलेट क्यों होता है? सर्कुलेट होने के लिए दो प्रमुख कारण है। पहला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। जो भी न्यूट्रिशन हम खा पी रहे हैं उसको वो हमारे पूरे शरीर में पहुंचा रहे हैं। जैसे आंखों को काम करने के लिए चाहिए विटामिन ए, तो विटामिन ए मैं खाऊंगा ना कि आंख में घुसा दूंगा सीधा, उसको तो मुझे खाना पड़ेगा। तो मैं उसको खाऊंगा और वो रक्त में मिलेगा, और रक्त में मिलेगा तो पूरे शरीर में ये रन करेगा। तो जो भी ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से ले लेगा?
ब्लड से ले लेगा। सेम चीज प्लांट में भी है। प्लांट जब पानी को अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है तो साथ ही साथ में वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी पानी में घुलकर जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे शरीर में दौड़ रहा है ब्लड और प्लांट में दौड़ता है वाटर, पानी। इसलिए जाइलम जल का परिवहन करता है, पढ़ते हो आप लोग, और फ्लोएम फूड मटेरियल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, चलिए बताइए क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों का? गोंद जो होता है, छत्तीसगढ़ी हो सब लोग, छत्तीसगढ़ी समझते हो ना? ऐसा कोई है जो नहीं समझता हो? समझते हो? लासा बोलते हैं, लासा। बमरी के पेड़ से जो लासा निकलते हैं ना, बबूल बोलते हैं जिसको, अकेसिया, वहां से जो गोंद निकलते हैं वो उसका उत्सर्जी पदार्थ है। जो भी पेड़ जो भी गोंद निकाल रहा है वो उसका उत्सर्जी पदार्थ है। हमारे बॉडी में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग है? केवल संख्या बताओ, कितने प्रकार है? 2, 4, 6, 10? केवल संख्या कितने हैं बताइए? 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग हमारे बॉडी में हैं। तो हमारे बॉडी में भी श्वसन, एक्सक्रीटरी जो होता है, उत्सर्जन होता है ना, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। तो हमारी बॉडी में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है भाई, और उत्सर्जन जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मैं इसको बाहर नहीं करूंगा बॉडी से, तो ये मेरे शरीर में जहर का काम करेगा। हमारे शरीर में लीवर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। यूरिया जो होता है NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया। अगर ये बाहर नहीं जाएगा यूरिन के माध्यम से तो हमारे शरीर में जहर का काम करेगा ये। तो उत्सर्जन जीवों का क्या है? अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट मैंने बताया मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए। मूवमेंट मतलब होता है जैसे प्लांट एक जगह पर स्थित होते, स्टेबल होते हैं, लेकिन उसमें लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई में बढ़ते हैं। यूट्यूब में आप लोग कभी ना कभी वीडियो देखे होंगे, कोई बीज ऐसे निकलता है, अंकुरित होता है, धीरे 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 करके पौधा बन जाता है पूरा लंबा, देखे होंगे कभी ना कभी। ये जो उसमें मूवमेंट हो रहा है ये हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा लगा दिए, 1 आध महीने का रिकॉर्डिंग रख लो, 15-20 दिन का रख लो, तो आपको उसका मूवमेंट पता चलेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मूवमेंट तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जर्मिनेट हुआ, लंबाई में बढ़ा, मतलब उन्होंने मूवमेंट किया है। तो प्लांट जो होता है केवल एक जगह पर स्थिर रहते हैं और अपने लंबाई, चौड़ाई और शाखाओं को मूवमेंट कराते, गति कराते हैं उसमें, लेकिन वो चलते नहीं है। चलते नहीं है मतलब उसमें प्रचलन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। यही बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। बाकी जो जीव होते हैं जैसे इंसान, तो उसमें मूवमेंट भी होगा और उसमें लोकोमोशन भी होगा। हम लोग भी शुरू से लंबाई चौड़ाई में बढ़ते हैं, तभी तो इतने बड़े हुए हैं, और हमारे अंदर प्रचलन का क्वालिटी भी है, तो हम लोग चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। प्लांट नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है जो चलते भी हैं। कौन सा प्लांट चलता है? कोई देखे हो बबूल का पेड़ चल रहा है? चलो मैं हो जाऊं गांधी चौक से। हाँ, कौन सा प्लांट होगा? कुछ है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं किंगडम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अपवाद है एक्चुअल में। एक है हमारा लाइफ साइकिल। आप लोग बताइए किसका लाइफ सबसे ज्यादा होता है, एनिमल का कि प्लांट का? कितना हो सकता है प्लांट का आयु? एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बरगद का कितना होता है? 500 साल तक। पीपल का 2500 वर्ष तक। एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं सिकोया डेंड्रॉन, कितना होता है इसका अंदाजा बताओ? जो जानते हो वो लोग बता सकते हो, बाकी लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। ये जो आपके सामने मैं ट्री दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं सिकोया डेंड्रॉन। और ये जो सिकोया डेंड्रॉन वृक्ष है ये इसकी आयु 5000 वर्ष तक है, अभी तक आकी गई है, और इससे भी ज्यादा ये जीवित रहता है। 5000 वर्ष मतलब समझ जाइए एक युग के समान है ये। हमारी औसत आयु 70 से 75 साल है, उसके बाद हम लोग टेक कर देंगे। लेकिन ये देखिए ये युगों युगों तक खड़ा हुआ है भाई। अब आप लोग इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो ये कितना बड़ा ट्री होगा। तो हमारे इस जीव जगत में ना प्लांट की आयु सबसे ज्यादा है, प्लांट के बाद है एनिमल का। लेकिन पावरफुल एनिमल नहीं है, प्लांट नहीं है, पावरफुल कौन है? एनिमल, और उसमें भी इंसान जिसके पास दिमाग है। और इन्होंने ही पूरा पृथ्वी का
सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में और कैसे पढ़ना है। देखिए कि इंसान का हाइट इसके सामने क्या है, दिख रहा है आप लोगों को? उसके सामने हम लोग चींटी के बराबर है भाई, और 5,000 वर्ष से खड़ा है। मतलब आप समझो आपके घर में जो बोरवेल है ना, 5 इंच वाला जो पाइप वाला, उससे ज्यादा मोटा का पानी तो ये खींच लेता होगा। इतना मोटा तो ये आप देख रहे हो, अगर एक छाल भी गिर गया तो हमारी मौत हो जाएगी। तो प्रकृति सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो है हमारे क्या है, सिकोया डेंड्रॉन ट्री है, दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज में मिलता है ये, और यही इसका क्या है, लाइफ साइकिल है भाई, जीवन चक्र। जो जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो ये एक क्या है, हमारा जीवन का एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले मैं सिलेबस में जो विषय शुरू करूंगा वो होगा हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें प्लांट सेक्शन अलग से है और एनिमल सेक्शन अलग से है। जंतु जगत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। 5 जगत वर्गीकरण आप लोग सुने होंगे नाम, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा, मनुष्य के शरीर के अलग अलग तंत्र पढ़ोगे, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एनिमल और प्लांट दोनों को मिला दिया जाए तो काफी अच्छा वेटेज का आपका प्रश्न बनता है, और मैं सबसे पहले यही स्टार्ट करूंगा। बायोलॉजी, हमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल हमारा है कि बायो से हमारा जुड़ाव कैसे है। हम अपने बारे में जानना जरूरी समझते हैं, दूसरों के बारे में जानना जरूरी नहीं समझते। आप लोग वो एल्बम नहीं देखते जिसमें आप खुद नहीं होते हो, देखते हो क्या? इंटरेस्ट आता है क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पलटो पलटो, खत्म कहानी। तो हम लोग पहले बायो से शुरू करेंगे, पहले अपने आप को जानेंगे। जैसे आप लोग पेडागॉजी पढ़ते हो ना, इन्वायरमेंट में अगर मैं पेडागॉजी आपको अगर पढ़ाया, या इन्वायरमेंट में आप पेडागॉजी पढ़े, तो आप लोग वहां पर पढ़ोगे पर्यावरण में बच्चों का जुड़ाव कैसे होता है, बच्चों की समझ में पर्यावरण क्या है, बच्चों की समझ में पर्यावरण कैसे विकसित होता है। तो बच्चे को समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि बच्चा क्या है। समझ रहे हो? बच्चे के शरीर का विकास कैसे हुआ है, बच्चा बना कैसे, ये समझना पड़ेगा। अब बच्चों का दिमाग क्या कैसे काम करता है, बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन नहीं है, बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन देने पर ग्रोथ हुआ, ये समझोगे तब तो साइकोलॉजी समझोगे आप। तो हम लोग पहले अपने बारे में ही समझेंगे, यहीं से हमारा सिलेबस का क्या होगा, स्टार्टिंग होगा। कितना टाइम बचा है हमारे पास? मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आप लोगों को, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ठीक, हाँ आप लोग चाहो तो इसको नोट्स कर सकते हो, लेकिन मैं पीडीएफ के रूप में ये अवेलेबल रहेगा। हर क्लास का पीडीएफ और वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होगा, जैसा आप लोगों को यहाँ पर मैनेजमेंट में बताया गया होगा, आप लोग कभी भी इसको नोट कर सकते हो भाई। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था अभी का सिलेबस के बारे में। अब आप लोग बताइए मुझे, क्या आप लोगों को ये समझ आया कि साइंस क्या है और इसमें पढ़ना क्या है? समझ आ गया? ये केवल एक बेस है। अब मैं बायोलॉजी शब्द से आपका परिचय करा रहा हूं, बस 5 मिनट और फिर मैं आप लोगों को क्लास को छोड़ दूंगा। बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी में? बायोलॉजी, ये इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। देखिए भाई, जीव विज्ञान जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन हम लोग बोलते हैं, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो यहां पर हमारे सामने एक लाइन निकल कर आता है, जीवन का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब तो आपको ये शब्द एकदम परिचित लगने लगा होगा, अब तो कोई भी पूछेगा आप इसको आसानी से बता दोगे। हर एक पिता, हर एक सब्जेक्ट का एक पिता होता है, जनक कोई ना कोई तो होगा जो उसके बारे में सबसे पहले बताया होगा। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल बोलते हैं।
इसके जो जनक है भाई, पिता, फादर, ये है अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिस्टोटल, और हिंदी में हम लोग इसको लिखते हैं अरस्तु। वहीं अगर हम लोग बात करें इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, तो इसके दो ब्रांच है। इस सब्जेक्ट के दो ब्रांच हैं। ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रांचेस, ये शाखाएं, दो शाखा है भाई। कौन कौन सी है? हाँ, एक है जूलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राणी विज्ञान, और एक को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। यहां पर मैं लिख देता हूं, जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, और इसको पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। तो ये हमारे विषय के दो ब्रांचेस है, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा सेल के बारे में। आपका जो, हाँ, मैक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, जहां पर हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो जूलॉजी है, इसमें जंतुओं के बारे में अलग अलग ब्रांचेस है, भयंकर सारे ब्रांच। अगर ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो ब्रेन का अलग डिपार्टमेंट, न्यूरॉन सेल है ब्रेन में तो न्यूरोलॉजी, हड्डी को पढ़ोगे आर्थोलॉजी, किडनी पढ़ोगे नेफ्रोलॉजी, आंख के बारे में पढ़ोगे ऑप्थेल्मोलॉजी। समझ रहे हो? मतलब हर एक अंग का एक अपना डिपार्टमेंट है, अपना ब्रांच है। तो आप लोग पढ़ते जाओगे तो मैं धीरे धीरे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं भाई। जीरो लेवल से, एकदम ग्राउंड जीरो से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का, आपको समझ में आएगा। क्लास मेरा बायलिंगुअल चलूंगा, ऐसे ही मैं इंग्लिश में लिख के हिंदी में लिखूंगा, और कई जगहों पर मैं केवल टर्म्स लिखूंगा। तो आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कुछ भी जरूरत पड़ता है, आपको शब्द समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारे उसके समानार्थी शब्द होते हैं, आप मुझे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगला क्लास में मिलते हैं, इसी टाइम में लगेगा हमारा नेक्स्ट क्लास। तो समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करें, और कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई में रखिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या जैसा भी करें। सफलता के लिए शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।